हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्टुअल लर्नर। सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना साइंस का, विच वाज अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। एंड लास्ट वीडियो में हमने उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड हमारे 3 स्टेट्स ऑफ वाटर डिस्कस कर लिए थे, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। अब हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक दैट हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे इवेपोरेशन क्या होती है, कंडेंसेशन, तीनों स्टेट्स, राइट। अब हम देखेंगे कि हम इन स्टेट्स को आपस में इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर वाटर आइस की फॉर्म, इसको वो लिक्विड की फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं, लिक्विड में तो आइस में कैसे लेके आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है कि हमने अभी तक पढ़ा अगेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, तो हम इनकी स्टेट कैसे चेंज करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे आता है मोर टू नो दैट एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आई हाईलाइट यू हैव टू अंडरलाइन। ओके, सो यहाँ पे आता है हमारा एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन्स हैं वो क्या करती हैं, हमारे आसपास जो हवा होती है, ठीक है, उसमें से ह्यूमिडिटी हमें पता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में होती है, एंड उसको इकट्ठा करती है, उसको पीने लायक पानी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो मतलब कि ये बेसिकली कंडेंसेशन करती है, मतलब कि ये हमारा गैस वाला पानी लेके उसको लिक्विड वाले पानी में कन्वर्ट कर देती है, राइट। ओके, उसके बाद आता है हमारा दैट हम कैसे लिक्विड को आइस, अब यहाँ पे आता है कि हम आइस से लिक्विड को कैसे चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से आइस को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी एवेपोरेशन में हमने पढ़ा था कि हम कैसे लिक्विड से, अगेन हमने इवेपोरेशन में ये पढ़ा था कि गैस से लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड कंडेंसेशन में हमने पढ़ा कि हम लिक्विड से गैस में हम कैसे कर सकते हैं, हमने इवेपोरेशन में पढ़ा था, और कंडेंसेशन में हमने पढ़ा था कि गैस से लिक्विड में हम कैसे कन्वर्ट इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। अब हमने पढ़ना है सॉलिड वाला। हमने लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड वाला खेल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड वाला खेल। ठीक है, अगर हम आइस को वाटर में चेंज करते हैं और वाटर को हम वाटर वेपर में चेंज करते हैं, तो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे सिंपल सा मतलब कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस जाना है, तो मुझे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? मुझे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वही उसके उल्टा अगर मुझे जाना है, अगर मुझे गैस से वापस लिक्विड एंड लिक्विड से वापस सॉलिड जाना है, तो उसके लिए मुझे ठंडा टेम्परेचर यानी कि कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाना है, तो मैं हीट प्रोवाइड करूंगी, और अगर मुझे वापस गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड आना है, तो मुझे कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे मान लो हम पानी की एग्जांपल लेके आपको लर्न करना है कि पानी आइस सॉलिड की फॉर्म में कब होएगा? आइस में, है ना। जो आइस है, अगर मैं उसको बाहर गर्मी में रख दूं, वो पिघल जाएगी। ठीक है, मतलब गर्मी में रखी, हीट मिली तो वो पिघल गई, गैस सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में वो चली गई। ठीक है, फर्दर अगर मैं उसको पैन में डाली, उसी पानी को पैन में डाल के मैं गैस पे चढ़ा दूं, नीचे गैस चला दूं, हीट मिल रही है, वो पानी उबलने लगेगा, स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब वो लिक्विड से वापस गैस आने लगेगा। ऐसा ही होगा, मतलब जैसे जैसे मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, उसकी स्टेट जो है सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस जा रही है। अब मुझे गैस से वापस लिक्विड, वही पानी जो हमारा हवा में मिल गया, वाटर वेपर बन गया। ग्लास टम्बलर वाला हमने लास्ट वीडियो में देखा, डिस्कस किया कि जो हमारा ग्लास टम्बलर है उसमें ठंडा पानी डालेंगे, तो उस ठंडे पानी के साथ कोल्ड टेम्परेचर है हमारे हवा वाला जो वाटर वेपर उसके कांटेक्ट में आएगा, तो वो वाटर वेपर से वाटर बन जाएगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उस टम्बलर के ऊपर आ जाएंगी, तो वो वाटर बन जाएगा। ठीक है, फर्दर मैं उसी लिक्विड को, जो मुझे लिक्विड मिला, मैं उसको किसी भी बर्तन में डाल के मैं फ्रीजर में लगा दूं, फ्रीज कर दूं, तो वो मुझे क्या मिलेगा? आइस, मतलब वो फिर से वापस सॉलिड बन गई, मतलब ठंडे टेम्परेचर में गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। इस तरीके से आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे लर्न करना है। ओके, तो आप क्या है, अब हमने यही वह चीज डिस्कस कर ली कि अगर मुझे पानी को आइस में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी? कोल्ड एनवायरनमेंट में रखूंगी, लाइक फ्रीजर। वाटर जो है वो फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आइस को फ्रीजर से बाहर निकालूं, तो मेल्ट होके क्या बन जाएगी? वाटर। ठीक है, तो इससे आपकी, कैन यू थिंक ऑफ अनदर एग्जांपल कि इसके अलावा और कौन सी एग्जांपल है? जैसे हम, अगर मैं आइस को निकाल के मैंने बाहर रख दी, हीट मिल रही है, वो मेल्ट हो रही है, उसी तरीके से अगर मैं एक कैंडल ले लूं, ठीक है, कैंडल क्या किससे बनी होती है? वैक्स से। उसको मैं जला दूं, तो उसको हीट मिलनी शुरू होगी, और ये वैक्स जो है पिघलनी शुरू हो जाएगी। तब तक पिघलेगी जब तक इसको हीट मिल रही है। जब हीट मिलनी बंद होगी, ठंडी हो गई है, ठीक है, मतलब कोल्ड टेम्परेचर में, तो वापस ये सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगी, वापस सॉलिड से ये
लिक्विड में आ जाएगी। मतलब सॉलिड से लिक्विड कब जा रही है, जब इसको, सॉरी, लिक्विड से वापस सॉलिड में चले जाएगी कब जा रही है, जब इसको कोल्ड टेम्परेचर मिला, तो लिक्विड से वापस ये सॉलिड में हो जाएगी, ठीक है। और जब इसको हीट मिल रही है तो ये सॉलिड से लिक्विड आई, ठीक है। उसी तरीके से आगे आ जाओ कि हमारी कैंडल वही चीज की वैक्स से बनी एक एग्जाम्पल ले ली कि लिक्विड में कब जाएगी, जब इसको हीट मिलेगी, ठीक है। वापस इसको सॉलिड में कब आना है, जब इसको कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा। तो इफ वी शुड कूल द लिक्विड गैस टू कीप चेंज इट इनटू द सॉलिड, सॉलिड में चेंज करना है तो मैं उसको ठंडा करूंगी, ठीक है। और कौन से लिक्विड्स है जो कि आपने देखे हैं जो कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। हैव यू एवर सीन कोकोनट ऑयल? यस, एक कोकोनट ऑयल एक अच्छी एग्जांपल है, ठीक है, जो कि सर्दियों में हमारा हेयर ऑयल कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो वही कोकोनट ऑयल गर्मियों में गर्मी के कारण पिघला होता है, ठीक है, हीट मिल रही है वो लिक्विड में। लेकिन जब ठंडी आ जाती है, ठंडी में क्या है, धूप में हम रखते हैं उसको, ठंडी में वो जमा हुआ होता है, ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में होता है। हम उसको धूप में रखते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है, लिक्विड में करने के लिए, मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं उसको लिक्विड में जाने के लिए, राइट। वही अगर ठंडा हो गया कोकोनट ऑयल, सर्दियों के दिनों की बात कर रही हूँ, ठीक, कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं ना, तो वही जब ठंडा हो गया तो वो लिक्विड से वापस किस में आ गया, सॉलिड में, क्योंकि उसको कोल्ड टेम्परेचर मिल गया, ठीक है। हेंस वी कैन सी दैट वाटर इन अदर सब्सटेंसेस टू चेंज देयर स्टेट्स ऑन हीटिंग और कूलिंग, के ठंडा करके गर्म करके हम उनके स्टेट्स चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिल गई, ठीक है, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग की। जो अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में गया तो समझ लो वो मेल्ट हो गया, ठीक है। जैसे आइस, आइस सॉलिड होती है, उसको मैंने गर्मी में रखा, मेल्ट कर गई, मतलब मेल्टिंग, मेल्ट हो गई ना, लिक्विड स्टेट में चली गई। उसके बाद अगर मुझे वही पानी वापस जमाना है तो मैं उसको फ्रीज करूंगी, मतलब लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो मैं उसको फ्रीज करूंगी, तो वही लिक्विड से सॉलिड में जाने के हम प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। समझ में आ गया। अभी आपको ये डायग्राम करनी है एंड इट इज सुपर इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, आपको लर्न भी करना है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। देखो सॉलिड, ये पहले ऊपर लिखने के लिए ऊपर वाली, इस ऊपर वाली एरोस देखेंगे, नीचे लिखने के लिए नीचे वाली एरोस देखेंगे, ओके। सो यहाँ पे आप सॉलिड मेल्ट करके किस में जाती है बताओ, आंसर योरसेल्फ। सॉलिड मेल्ट करके किस में जाती है, लिक्विड स्टेट में। एंड यू कैन अपनी एनसीईआरटी बुक्स पकड़ो, लिखो साथ साथ लिक्विड में, और लिक्विड से आगे किस में जाती है, गैस से। लिक्विड के अलावा आगे गैस ही है, ठीक है, ओके। अब मुझे देखो ध्यान से, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों कंप्लीट हो गए। सॉलिड से लिक्विड में गई तो उसको मेल्ट बोलेंगे, लिक्विड से गैस में गई, ठीक है। पानी लिक्विड है, उसको मैंने स्टीम में बदल दिया, क्या हो गया, पानी वाटर वेपर में कब कन्वर्ट होता है, इवेपोरेट हो जाता है जब, तो हम लिखेंगे इवेपोरेट। क्या हो गया मेरा, इवेपोरेट, राइट। उसी तरीके से अब यहाँ पे बैक चलो, गैस से वापस लिक्विड आना है, देखो गैस से वापस लिक्विड आना है, मतलब वाटर वेपर है वो वापस लिक्विड में आ रहा है, तो क्या होता है, वो कंडेंस होता है ना, कंडेंसेशन बोलते हैं। वही अगर लिक्विड मुझे वापस सॉलिड में जमाना है तो मैं क्या करूंगी, उसको फ्रीज, ऐसे ही फ्रीज, राइट। तो ये था हमारा सिंपल सा, ठीक है। एंड आई होप आपने इसको अच्छे से स्टार मार्क कर लिया होगा, ये आपने कंप्लीट भी कर लेना है, इजी है, काफ़ी इजी पीजी। आगे आ जाओ 8.5, जिसमें हमने उन्होंने बोला था कि हम पानी को एवेपोरेशन, हमने 8.1 इन द पार्ट 1 हमने डिस्कस किया। ये पार्ट 1 इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अदरवाइज चैनल पे भी अवेलेबल है वीडियो, तो अगर आपको ढूंढनी ना पड़े डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। सो 8.1 सेक्शन मतलब पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एवेपोरेशन के बारे में। अब हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे इवेपोरेशन तेज करनी है, धीमी करनी है, तो मैं कैसे करूँ, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस लगाऊंगी कि अगर मेरा पानी जल्दी इवेपोरेट हो। अब आप अपने आसपास देखो, अपने ऑब्जर्व करो सराउंडिंग्स को, ठीक है, कौन सी कंडीशंस हैं जो कि पानी को फास्ट इवेपोरेट करती है, कौन से डिफरेंस है जो कि आप सर्दियों में, सर्दी के दिन और गर्मी के दिन में क्या डिफरेंस है, वेपोरेशन कैसे, हमने देखा है कि सर्दी में वेपोरेशन धीमी होती है, कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, लेकिन वही गर्मी में बहुत जल्दी वेपोरेशन होती है। अगर हम पानी भी फ्लोर पे फेंकते हैं तो वो भी जल्दी सूख जाता है, वही सर्दियों में हमें उसको सुखाना पड़ता है, ऐसा ही होता है ना, वही चीज़। तो यहाँ पे आगे आ जाइए, हमारा इन्वेस्टिगेशन चलेगी, 8.1 एक्टिविटी, 8.7 एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, छोटे से कैप में बॉटल के कैप में आप को वाटर लेना है, सैनिटाइजर भी ले सकते हो बट वाटर लीजिए, बेटर है। फिर एक प्लेट में आपको वाटर लेना है, ठीक है, सेम अमाउंट सेम रखनी है। यहाँ पे वाटर लिया, यहाँ पे वाटर लिया, ठीक है, वैसे वाटर ब्लू होता है, सॉरी, अब मुझे रेडी करना है, ओके। सो यहाँ पे एक्सपोज्ड एरिया, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे इसको अगर अगर मुझे इसको यहाँ पे वाटर को इवेपोरेट करना है तो देखो, ये जो मेरा बॉटल का कैप है, इसके सिर्फ टॉप वाला पार्ट ही वो एयर से एक्सपोज्ड है, नीचे वाला तो बेचारा चार दीवारी में कैद है, ऊपर वाला ही एयर से एक्सपोज्ड है।
प्लेट में देखो तो लार्जर एरिया, ज्यादा एरिया है जो मेरा एयर में एक्सपोज्ड है। तो जितना एरिया एयर में एक्सपोज्ड होगा, हवा आएगी उसको बहा के ले जाएगी कि मेरे साथ आ जाओ, वाटर वेपर बन जाओ, तो वाटर वेपर जल्दी बनेगी। तो जितना ज्यादा एरिया एक्सपोज होगा एयर से, एयर के कांटेक्ट में आएगा, उतनी जल्दी वो इवेपोरेट हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे ज्यादा एरिया है, ज्यादा एरिया है, ठीक है, एक्सपोज्ड है, ज्यादा कांटेक्ट में आया है एयर के, तो क्या करेगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। वही अगर मैं बॉटल की कैप की बात करूँ तो यहाँ पे छोटा सा बस ऊपर वाला एरिया ही है, तो पहले ये इवेपोरेट होगा, फिर नीचे वाला पानी बेचारी उसकी बारी आएगी, फिर वो एयर के कांटेक्ट में आके वो इवेपोरेट होगा, फिर उसके नीचे, तो ये बहुत धीमा होगा, ये धीमा होगा, जल्दी प्लेट वाला जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी में यही लिखा है कि छोटा अमाउंट लो पानी में, ठीक है, एरिया बॉटल कैप में और प्लेट में जो एरिया एक्सपोज्ड है एयर से वो अलग है, ठीक है। दोनों को आपको आसपास रख देना है, ठीक है, और देखना है, टाइम को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वाटर का एक्सपोज्ड एरिया, ठीक है, बॉटल में कम है, प्लेट का ज्यादा है। टाइम किसका ज्यादा लेगा, इवेपोरेशन को कंप्लीट करने में बॉटल कैप का जो है ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि एरिया कम एक्सपोज्ड है, और वही प्लेट वाला ज्यादा एयर के कांटेक्ट में है तो वो कम टाइम लेगा, वो जल्दी हमारा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट। तो कंक्लूजन क्या निकला, देखो, अगर हम पानी को प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर देंगे तो एरिया जो है एयर के साथ एक्सपोज, जो है एयर के कांटेक्ट में, एयर के साथ जो बातचीत कर रहा है एरिया, वो बड़ा है, इवेपोरेशन फास्टर होगी। तो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट। तो इवेपोरेशन को फास्ट करने का पहला पॉइंट कौन सा है, दैट एरिया एक्सपोज टू एयर। पहली कंडीशन कौन सी है, एरिया एक्सपोज टू एयर इज द फर्स्ट कंडीशन टू मेक इवेपोरेशन फास्टर। ओके, उसके बाद आ गया हमारा और कौन सी कंडीशंस है जो कि फास्टर पानी को इवेपोरेट फास्ट करेगी, ठीक है। पहला तो एरिया, दूसरा टेम्परेचर भी है, ठीक है, टेम्परेचर भी है। ये देखिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत डीप पढ़ा रही हूँ, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो जो फालतू की बातें हैं, आई एम जस्ट, ठीक है, कटिंग इट डाउन। आई होप कि आपको समझ रहे हो, मैं आपको बातों में ही समझा रही हूँ वो सारी चीजें, इतनी लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती जब आप बातों में ही समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कंडीशंस आपको जो है कौन सी चेंज करोगे, कौन सी सेम रखोगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, टीचर करवाएगा तो कर लेना। तो अगर आपको कंडीशंस कौन सी चेंज करोगे इवेपोरेशन को फास्ट करने के लिए, यहाँ पे लिखना है। और कितना टाइम लगा, ये आपने खुद करनी है अपने मन से, कोई भी मनगढ़ंत बना के कि आप कौन सी कंडीशन करोगे जिससे हमारी इवेपोरेशन फास्टर हो जाए, वो आपको यहाँ पे लिखनी है इस बॉक्स में। और कितना टाइम लगा इवेपोरेशन को कंप्लीट करने में, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, और हमारे, हाँ, एक और एक्टिविटी करेंगे। अब हम अपनी दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन पढ़ ली हमने, एरिया एक्सपोज टू एयर, ठीक है। दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे हम, टेम्परेचर। दो सेम साइज के कैप्स लेने हैं, सेम साइज के कैप्स लेने हैं, दो ले लिए, यस। इक्वल अमाउंट पानी, इक्वल, अब सेम क्या है, जो पहले तो हमारी जगह जो थी जिसमें पानी डाला गया था वो अलग अलग थी, एक था कैप, एक था हमारी प्लेट। अब जगह सेम सेम, मटेरियल सेम है, अमाउंट वाटर की सेम है, चेंज क्या है, टेम्परेचर, एरिया, ठीक है। देखो, एक कैप को आपको धूप में रख लेना है, दूसरे कैप को आपको शेड में रखना है, छाव में। देखो, एक कैप को धूप में रख दिया, दूसरे को आपको छाव में रख दिया, देखना किसका जल्दी इवेपोरेशन होगा। तो धूप वाले का जल्दी होगा क्योंकि ये सीधा टेम्परेचर जो है हमारा सनलाइट के साथ कनेक्टेड है, सीधा सनलाइट के कांटेक्ट में है, ठीक है, एक्सपोज्ड टू सनलाइट है सीधा, शेड वाला नहीं है, तो इसलिए उसको टाइम लगेगा। सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है हमारे आसपास, जब आप घर में, ठीक है, मम्मी कपड़े धोती है सुखाने के लिए कहाँ पे डालती है, धूप में, क्यों, ताकि वो जल्दी इवेपोरेट हो जाए पानी, क्योंकि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि वो सीधा सनलाइट के साथ एक्सपोज्ड होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, वाटर जो है वाटर वेपर बन जाता है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, वाटर जो है सनलाइट में जो रखा जाएगा फास्ट इवेपोरेट करेगा। कॉमन ऑब्जर्वेशन कि हमारे जो कपड़े हैं सनी गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में सनलाइट में जल्दी सूखते हैं, ठीक है। विंडी डे में क्या जल्दी सूखते हैं, डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं ना। तो वही हमने जो हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी, एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो कॉमन सी ऑब्जर्वेशन फिर से हमारी, अगर हवा चल रही है ना, मम्मी बोलती है ना कि शाम हो गई कपड़े अब कैसे सूखेंगे, हवा चल रही है, हवा चल रही है जल्दी सूख जाएंगे, है ना। हवा जब चल रही है तब भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, अगर हमारा सनलाइट है तब भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, मतलब इवेपोरेशन को ये दोनों चीजें फास्टर करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज भी है कि विद द इंक्रीज ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर वाटर इवेपोरेट्स फास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, देखो, जैसे बारिश हो रही होती है, मैं आपको इसके भी एग्जाम्पल को थोड़ा डीप कर देती हूँ कि विंडी डे में कैसे, देखो,
हवा के साथ कैसे, देखो बाहर बारिश पड़ रही है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मम्मी अंदर ही कपड़े सुखाने के लिए डालती है कमरे में। अब कमरे में कपड़े चार के दीवारी में कैद है, बेचारे कैसे सूखेंगे? तो पक्खा पंखा चल जाता है कि पंखा चलेगा, फैन चलेगा, तो वो हवा के साथ जो है, हवा उनको वाटर वेपर के में कन्वर्ट कर देगी, वेपोरेट कर देगी। तो हवा के साथ जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देखो, डू यू नो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मोर इन रेनी डेज, वही चीज की रेनी डेज में हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए हम रेनी डेज को ज्यादा ह्यूमिड बोलते हैं, नमी वाले दिन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा होती है। ओके, उसके बाद आ जाता है कॉमन ऑब्जर्वेशन की रेनी डे में वही चीज की कपड़े बहुत धीमे सूखते हैं, है ना, बाहर बारिश हो रही है, कपड़े बहुत धीमे सूखते हैं, तो मम्मी पंखा चला देती हैं, ठीक है, तो वाटर वेपोरेट स्लोली इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई। तो वाटर जो है धीमे, अब देखो हवा में अगर पहले ही इतने वेपर्स हैं, तो और वेपर्स कैसे बेचारे अपनी जगह धुक्कम धक्का है, बेचारे मुश्किल से इवेपोरेट होंगे। तो इसलिए हवा में जो अगर पहले से ही बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, तो रेनी डेज में ह्यूमिडिटी तो पहले बहुत ज्यादा होती है, वाटर वेपर पहले बहुत ज्यादा होते हैं, तो इवेपोरेशन जो है धीमी होती है। तो यही चीज की कॉमन ऑब्जर्वेशन कि रेनी डे में वाटर जो है स्लोली इवेपोरेट करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, वाटर वेपर पहले से बहुत ज्यादा होते हैं, तो वाटर जो है धीमे धीमे इवेपोरेट करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट आता है मेरा कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट में अब हम डिस्कस करेंगे कि देखो कि हमारी इवेपोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट देती है। तो जब पानी एक जगह से इवेपोरेट हो गया, मतलब गर्मी के कारण इवेपोरेशन होती है, मतलब अगर कोई सरफेस गर्म होगी तभी वो उससे पानी इवेपोरेट होगा। वो अगर इवेपोरेट हो गया तो उसके बाद जो हमारा टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाता है। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है, यही चीज इसमें हमने समझनी है कि जब, फिर से एक्सप्लेन करूंगी मैं एक बार ताकि थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लो, ठीक है। तो अगर हमारा देखो, अगर कोई सरफेस हमने पढ़ा कि पानी कब गैस में कन्वर्ट होगा, जब वो गर्म होगा, हीट प्रोवाइड की जाएगी, हीट प्रोवाइड की जाएगी तो गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो वेपोरेशन हो जाएगी, पानी इवेपोरेट हो गया, गर्मी निकल गई, पीछे क्या बचा? ठंडा टेम्परेचर, कूलिंग इफेक्ट। तो इवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट देता है। कहानी आगे एक प्यारी सी कि आवी की मदर जो है उन्होंने एक नया मटका, जिसको मर्दन पॉट कहते हैं, वो खरीदा और स्टील वाले पॉट के साथ रिप्लेस कर दिया, पानी पीने वाला पानी को स्टोर करने के लिए। तो स्कूल से जब वापस आई आवी, उसने नोटिस किया कि जो अर्दन पॉट है, मतलब जो मटका है नया वाला, उसे उसने जब पानी पिया तो वो हैरान रह गई कि पानी जो था उसमें ठंडा था। उसने कहा कि पानी अर्दन पॉट वाला, मटके वाला पानी इतना ठंडा क्यों है? मैंने कभी भी स्टील वाले पानी से जब भी मैं पानी पीती थी तो वो ठंडा ही नहीं होता था, इससे इतना ठंडा कैसे है? क्या रीजन है? देखो, देखो वही चीज देखो, ये चीज मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले आगे कि वाटर जो है देखो पानी से सीप कर जाता है, ठीक है। जो मटका है उसमें छोटे 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 छेद होते हैं, बहुत छोटे, इतने भी नहीं कि सारा पानी निकल जाए, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे जो हमारा अंदर से पानी है थोड़ा थोड़ा बाहर को सीप कर जाता है सरफेस के ऊपर, एंड उसकी सरफेस के ऊपर विद द विंड से, ठीक है, पंखा चल रहा होता है गर्मी के दिनों में ऑब्वियसली, ठीक है, हवा के साथ जो वो अर्दन पॉट से हमारा गीला होता है ना, अगर आपने मटके से पानी पिया होगा तो वो गीला होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो जो हमारा अर्दन पॉट है उससे बाहर सीप कर जाता है पानी, और यही पानी इवेपोरेट कर जाता है। तो मैंने आपको बोला था इवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट देती है, गर्म निकल गया, पीछे ठंडा ठंडा पानी बच गया। तो इससे क्या है, द वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ अर्दन पॉट एंड इवेपोरेट विच इम्पार्ट्स कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, जो कि पानी को कूलिंग इफेक्ट देता है। और कौन सी एग्जाम्पल है कि रूफ, गर्मी के दिनों में जब हम छत पे मम्मी पानी स्प्रिंकल करती है ताकि छत ठंडी हो जाए, क्यों करती है? छत ठंडी कैसे हो जाएगी? पानी फेंका, वो पानी इवेपोरेट हो गया, ठीक है, गर्मी, ऑब्वियसली रूफ हमारी छत गर्म होगी गर्मी के दिनों में, तो वो पानी जो है उस गर्मी के साथ इवेपोरेट हो गया, पीछे हमारी छत जो है ठंडी रह गई। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, उसने आवी ने बोला, क्या मुझे समझ में आया कि जैसे अब गर्मी के दिनों में हमें स्वेटिंग कितनी होती है, पसीना कितना आता है ना, हम पसीने से लुप्त हुए होते हैं, ठीक है, जब हम फैन के नीचे, पंखे के नीचे आके बैठते हैं तो जो वो स्वेट है, जो पसीना है, वो इवेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है, तो हमारी बॉडी ठंडी ठंडी हो जाती है ना। तो वही अगेन इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट देती है।
ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी की गई है, 2 अर्दन पॉट लीजिए अलग अलग साइजेस के। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अलग अलग साइज के 2 अर्दन पॉट लेना है, एक बड़ा लेना है, उसमें आपको सैंड डालनी है। ठीक है, नीचे पहले आपने लिया एक अर्दन पॉट, उसमें आपको नीचे सैंड डालनी है। ठीक है, फिर उसके बीच में एक और पॉट रखना है और साइड्स को भी आपको सैंड से फिल कर देना है। ठीक है, सैंड से फिल कर देना है एंड देन इस पे आपको पानी डालना है, उसको मॉइस्ट करना है। ठीक है, सैंड को थोड़ा नमी बनानी है उसमें। उसमें आप कोई भी सब्जियां वगैरह डाल के रख सकते हो, वेजिटेबल्स डाल के रख सकते हो फ्रेश रखने के लिए गर्मियों के दिनों में। ऊपर फिर आप जूट का, जो हमारे जूट होता है उसको गीला करके, जूट की जो बोरी होती है उसके ऊपर डाल दो, तो उसको सारे तरफ से ठंडा ठंडक मिलेगी एंड जो हमारी सब्जियां वगैरह है, सब्जी है या वेजिटेबल्स है, वो फ्रेश रहेंगी। तो अब आपको एक को हम कनेक्ट करेंगे पुराने टाइम्स के साथ। तो देखो ऑब्वियसली अब तो रेफ्रिजरेटर्स आ गए हैं फ्रेश रखने के लिए। पुराने टाइम पे तो रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे, तो वो चीज़ें कैसे फ्रेश रहती थी, यही तरीका था कि वो मटके में इस तरीके से मिट्टी वगैरह डाल के उनको फ्रेश रखते, तो कई दिनों तक वो सब्जियां जो थी वो फ्रेश रहती थी। तो 4-5 घंटे में आपका जो पॉट है, पॉट के अंदर जो पॉट है वो ठंडा हो जाएगा एंड आप देखोगे कि वो सब्जियां फ्रेश रहेंगी कई दिनों तक। ठीक है, सो ये सारे पैरे में यही लिखा है। अब मैं आपको रीड भी करके दिखा देती हूँ कि 4-5 घंटे के लिए आपको रखना है। ठीक है, टाइम रेंज आपको देखनी है, टाइम रेंज अलग अलग कंडीशंस के साथ कंपैरिजन में, मतलब अगर गर्मी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, सर्दी है या थोड़ा ठंडा है मौसम तो जल्दी होगा। डिस्कस करो कि हाउ इट क्रिएट, सॉरी गर्मी है तो वो थोड़ा जल्दी होगा, सर्दी में थोड़ा कम होगा। देखो, कीप सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन इट, ऑब्जर्व फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक के लिए आपको उसको ऑब्जर्व करना है, रोज देखना है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो ठंडे रहते हैं। ठीक है, वो फ्रेश रहते हैं। एक चीज याद रखनी है आपको कि वो सैंड जो है उसमें आपको पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहना है, उसको सूख, जब अगर वो सूख जाएगी उसको फिर से उसमें पानी डालना है ताकि वो नमी बनी रहे। ठीक है, तो कितने दिनों तक के लिए जो हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो फ्रेश रहेंगी, कौन सी कंडीशंस हैं, कितने दिनों तक, ये चीज़ आपको नोट करनी है। अगर आपके पास हो तो आपको ज़रूर कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके साइड पे एक पिक्चर है। ठीक है, इसको सुराही बोलते हैं, क्ले की मिट्टी से बना हुआ पॉट है। ठीक है, इसको सुराही बोलते हैं। गर्मियों के दिनों में पानी को ठंडा रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए हम, 8.7 हमारा आ गया, हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। अभी हमने कूलिंग इफेक्ट डिस्कस किया जो कि वेपरेशन से रिलेटेड था। अब हम देखेंगे कंडेंसेशन से रिलेटेड, मतलब क्लाउड हमें कैसे बारिश देते हैं। तो यहाँ पे हम कंडेंसेशन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जो हमारा पानी वेपरेट हो गया वापस अर्ध सरफेस पे लेके आने के लिए। ठीक है, तो मतलब कि हमारा पानी कहीं नहीं जा रहा, जो पानी इवेपोरेट हो रहा है वो घूम फिर के हमारे पास ही आ रहा है, फिर से कंडेंसेशन हो रही है, फिर से हमारे पास ही आ रहा है। यही वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल क्या है बेसिकली, पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने के बाद कंडेंसेशन हुई, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगी, मतलब बारिश आएगी और पानी हमारे पास वापस आ जाएगा। तो देखो हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है। तो जो हमारी एयर है, यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अब मैं कैसे होता है। तो जो हमारी एयर है, हमारी एयर में हमें पता है कि वाटर वेपर्स होते हैं, पानी वेपरेट किया, अब वो एयर जो है हवा में ही मिलते हैं वाटर वेपर्स, वो हायर एंड हायर जाएगी, जितनी ऊपर एयर जाएगी उतनी ठंडी होती जाएगी। ऐसा ही होता है। तो अर्थ सरफेस के जितना ऊपर 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 जाओगे उतनी ठंडी होती है, तो वो और ठंडी होगी, इतनी ठंडी हो गई एट सर्टन हाइट, वो इतनी ठंडी होगी कि वो वाटर वेपर जो है वो वापस ड्रॉपलेट्स, मतलब वापस वो पानी में, हमें पता है कि कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे गैस से वापस लिक्विड में आ जाता है, तो जितनी ऊपर जाएगी ऊपर गई, वापस वो ठंडी, इतनी ठंडी हो गई कि वो वापस उसको लिक्विड स्टेट में आना पड़ा, मतलब वापस वो गैस से लिक्विड, मतलब ड्रॉपलेट्स बन जाती, छोटी छोटी ड्रॉप्स नहीं, ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, बहुत छोटी छोटी। ठीक है, और जो कि जनरली हमारे डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड बनती है, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके अराउंड जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। ठीक है, एंड ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये हवा में फ्लोट करती है, डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड बनती है ना, इसलिए, अदरवाइज वो तो गिर जाएंगी। डस्ट पार्टिकल के अराउंड हमारे ड्रॉपलेट्स बन जाती है जो कि हवा में फ्लोट करती हैं, जिन्हें हम क्लाउड्स बोलते हैं। क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स आर बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स से मिलके बने हुए होते हैं। हवा में जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स चल रही होती है ना,
वही क्लाउड्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड उन्होंने घेरे हुए होते हैं। देखो ध्यान से कि व्हेन एयर मूव्स हायर एंड हायर अर्थ सरफेस इट बिकम्स कूलर एंड कूलर एट सर्टेन हाइट्स द एयर गेट्स सो कूल, कितनी ठंडी हो जाती है कि जो हमारा वाटर वेपन है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स। कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है किसके अराउंड बनते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड। ये जो हमारी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, ये एयर में फ्लोट करती है, तैरती है, ठीक है, और क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं। और ये छोटे अब क्लाउड्स में ही ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में मिल मिल के बड़ी बड़ी बूंदें बनाती हैं। मैनी ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। जब ये बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बनती है तो ये अब ड्रॉप्स बनेंगी, हैवी होगा, जितना हैवी होता है इतना हैवी हो जाते हैं कि फिर वो गिरना शुरू हो जाते हैं। सम ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स जो है वो इतनी हैवी हो जाती है दैट दे स्टार्ट फॉलिंग, गिरना शुरू हो जाती है। और यही जो पानी ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स जो गिर रही होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, रेन, बारिश। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने, डू यू नो why does air containing water vapor go up in the atmosphere, thin layer of air that surrounds the earth? ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होती है कि हमारी अर्थ के अराउंड एक पतली सी लेयर हवा की है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसमें हम सांस वगैरह लेते हैं। तो अब ये जो एयर है, हमने कहा कि वाटर वेपर की एयर ऊपर जाती है, तो ये कैसे जाती है, हमें सभी को पता है, गैस बैलून्स जिनमें लाइटर हल्की गैसेस होती हैं वो एयर के ऊपर जाती हैं। सिमिलरली जो हमारा वाटर वेपर है, ठीक है, वो एयर में बहुत हल्का होता है जिससे वो ऊपर 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 जाता है। ठीक है, वाटर वेपर हल्का होता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिकली मैं इसको स्टार ही मार्क कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर क्यों ऊपर 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 पर जाता है, क्योंकि हमारा जिस तरीके से गैस वाले बैलून में हल्की गैसेस होती है तो वो ऊपर ऊपर जाते हैं ना, उसी तरीके से जो हमारे वाटर वेपर होते हैं वो हल्के होते हैं एयर में, तो वो भी ऊपर 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 जाता है। तो जिससे क्या, ऊपर ठंडे टेम्परेचर में जाके अगेन वही कंडेंसेशन हो गई, फिर वो क्लाउड्स की फॉर्म में तैर रहे होते हैं। जो वो हैवी हो गए तो वो किसकी फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे गिरेंगे। तो यहाँ पे कई बार, हाँ कई बार हमारे हेल्स और स्नो, जब कुछ स्पेशल कंडीशंस में जहाँ पे कुछ ज्यादा ही ठंडी होती है कि वो लिक्विड के बाद फिर फ्रीज ही हो जाती है, वापस स्नो बन जाती है, हेल स्टोन्स बन जाती है, मतलब जो हमारे गड़े गिरते हैं ना, तो कुछ स्पेशल कंडीशन बर्फ कैसे बनेगी, जब ठंडी बहुत ज्यादा है, ठीक है, अमेरिका, यूएस, कनाडा वाली साइड क्यों स्नो फॉल होती है, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर में जो हमारी वाटर होता है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स फर्दर ठंडी के कारण और कूल टेम्परेचर के कारण फ्रीज हो जाती है, स्नो बना लेती है, इसीलिए। ठीक है, तो उसके बाद आगे आ जाता है एक्टिविटी 8.10। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, एक एम्प्टी डिस्कार्डेड प्लास्टिक बॉटल लेनी, 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल लेनी है। ठीक है, पोर कर लेना, उसमें आधा 1 कप पानी डालना है। ठीक है, प्लास्टिक बॉटल ली, ठीक है, आधा उसको फिल कर लेना है, लिड को बहुत टाइटली बंद कर देना है, क्विकली उसको स्क्वीज करना है कंटिन्यूसली, देन उसको बॉटल को रिलीज कर देना है, मतलब छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ दो, हाथ से नहीं छोड़ देना, मतलब स्क्वीज करना बंद कर देना है। 2-3 मिनट के लिए आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्पेस जो है वाटर के बीच में, ऊपर आपको स्पेस दिखेगी, राइट, ऑब्वियसली स्पेस दिखती है। बट अब आपको यही सेम एक्टिविटी क्या रिपीट, अब फिर से आपको बॉटल का ढक्कन खोलना है, उसमें कुछ न्यूज़पेपर जैसे हमारे जो अखबार है उसका छोटा सा टुकड़ा जला हुआ, ठीक है, वो आपको वाटर में डाल देना है और फिर से लिड को अच्छे से क्लोजली बंद कर देना है, देन अगेन स्क्वीज करना है। तो आप क्या देखोगे, जब आप उसको फिर से स्क्वीज करके 2 मिनट रिलीज करोगे तो आप देखोगे हेजीनेस, क्लाउड्स की फॉर्म में आप हेजीनेस, ये आप घर पे भी कर सकते हो। न्यूज़पेपर जलाना आपने नहीं है, किसी एडल्ट की कंसल्टेशन वो आपको जला के देंगे, अपने मदर को बोलो, अपने एल्डर सिबलिंग को बोलो, वो आपको जला के देगा, आपको उसमें डालना है। ठीक है, सो वही आप देखोगे कि उसमें क्लाउड्स बनेंगे, आपकी बॉटल के अंदर क्लाउड्स की तरह हेजीनेस होगी, धुंधला धुंधला। ठीक है, तो क्या ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे बर्nt न्यूज़पेपर है उसमें बहुत बहुत छोटे छोटे इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स हैं, जिसके अराउंड जो हमारा वाटर वेपर है कंडेंस हो गया एंड क्लाउड्स बन गई, ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो ये चीज ऐसा है, बर्न न्यूज़पेपर थी जो कि गर्म था, उससे वाटर वेपर बने, और वही क्लाउड जब आपने स्क्वीज किया तो वो कंडेंस होके वाटर वेपर्स बना लिए उसके अराउंड, जो कि क्या बने, आपके क्लाउड्स बने। तो ये एक एक्टिविटी है जो कि नेचर के वाटर साइकिल को रिजेंबल करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, इस प्रोसेस को समझेंगे अब हम, हमारा जो है वाटर साइकिल का। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रही है, आपको लिखना है इवेपोरेशन, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, ऊपर इवेपोरेशन, ये देखिए क्या हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रही है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो रही है, यस, प्रेसिपिटेशन बोल दो या रेन बोल दो, रेन हो रही है। यहाँ पे आपके स्नो हो रही है, देखो वैसे तो बेसिकली रेन ही है बट स्नो हो रही है। कंडेंसेशन, यहाँ पे ऊपर कंडेंसेशन ही है, राइट,
क्लाउड्स, ये सारे क्लाउड्स हैं, ये सारे क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्या है ये सारे क्लाउड्स, राइट। यहाँ पे भी वेपोरेशन हो रही है, देखो रिवर वाटर से वेपोरेशन हो रही है, ओके। उसके बाद फर्दर और क्या रह गया, क्लाउड हो गई, ये हमारी लेक है, लेबलिंग करनी है आपको, यहाँ पे लेक लेवल कर दी, दिस इज रिवर, है ना, इसको रिवर मार्क कर दो। एंड देन हमारा ग्राउंड वाटर नीचे है, और भी नीचे, यहाँ पे नीचे ग्राउंड वाटर है, ठीक है, नीचे, ओके। उसके बाद हाँ, ये हमारा ग्राउंड वाटर ही है बेसिकली, ये जो हमारा, ठीक है, ग्राउंड वाटर ही है सारा, ये सारा ग्राउंड वाटर को रिजेंबल करता है, ओके। सो ये था, आपको लेबलिंग कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद आ जाता है वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द सरफेस वेपरेट, देखो ओशन से अर्थ सरफेस से वाटर वेपरेट हो गया, ठीक है। एंड फिर स्नो, हेल, रेन की फॉर्म में वापस धरती पे आ गया, अल्टीमेटली वापस ओशंस में जा रहा है, देखो ऊपर से स्नो एंड हेल स्टोन्स एंड रेन की फॉर्म में नीचे आ रहा है, यही रिवर्स के थ्रू ओशन में जा रहा है, एवेपोरेशन हो रही है, वापस एवेपोरेशन हो रही है, फिर ऊपर कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंसेशन से फिर नीचे प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो ये साइकिल चल रही है, ठीक है। तो यही साइकिल है, इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लीजिए दैट हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ तक, ओके। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर साइकिल, इसको आपको अंडरलाइन करना है बिकॉज ये हमारी वाटर वेपर की डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हाँ, वाटर का बहुत छोटा सा हिस्सा जो है ना हमारे फिट है, हमारे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। हम देखो ओशंस में जो पानी है वो कौन सा है, सलाइन वाटर, नमक वाला पानी, हम उसको सीधा यूज नहीं कर सकते। हम फ्रेश वाटर पीते हैं जो कि रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है, ठीक है, जो कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमंस के लिए वही फिट है। बहुत कम पानी, पानी तो बहुत ज्यादा, बोलो समुद्र के समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, सागर है, लेकिन वो पानी हमारे पीने के लिए नहीं है, वो सलाइन वाटर है, उससे सॉल्ट वगैरह बनता है। फ्रेश वाटर जो है बहुत कम है, ठीक है, ज्यादातर ओशंस में है जो कि हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हम वाटर ड्रिंकिंग के लिए कौन से, दूसरे एक्टिविटीज के लिए कौन से यूज करते हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है, हमारी पॉपुलेशन राइज हो रही है जिससे पानी का कंजप्शन, पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन हमें पता है बढ़ती जा रही है, ठीक है, पानी की डिमांड भी बढ़ रही है जिससे हमारी शॉर्टेज हो रही है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वाटर कॉजेज शॉर्टेज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हैंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी को बहुत वाइजली यूज किया जाए ताकि उसका वेस्टेज ना हो, ठीक है। हमारी वाटर बॉडीज है जिसमें फ्रेश वाटर है उसमें पोल्यूशन ना हो, क्योंकि अगर वो पोल्यूशन हुआ, वो पीने वाला पानी जो हमारे पीने लायक नहीं बचेगा, जिससे बीमारियां वगैरह भी हो सकती हैं। तो हमारी बॉडीज, जो हमारी वाटर बॉडीज है, उनको आपको पोल्यूशन फ्री रखना है। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज नेचर्स ट्रेजर। ये हमारा लास्ट सेकंड चैप्टर है, 11 चैप्टर, उसमें हम जो है पानी की कंजर्वेशन के बारे में और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीवर्ड्स एंड जो हमारी एनसीईआरटी कीवर्ड्स जो, और हमारे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही डिटेल में आ जाएगी। लेट अस एनहांस सेम। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है कि आपको इसी एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है, खुद सॉल्व करके देखना है। जब वीडियो अपलोड होगी आप उसको देखना, मैच करना अपने आंसर्स को, क्या आप कर पाए, अगर आप कर पाए तो वेल एंड गुड, बिकॉज आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं कर पाए तो डोंट वरी, मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेक श्योर टू इन राइट इन द कमेंट सेक्शंस एंड ऑल्सो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इंग्लिश एंड साइंस क्लास 6 की पढ़ने के लिए। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।